आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर है। इसमें हमने चैप्टर 2 पढ़ना है। चैप्टर 2 में जो नाम है चैप्टर का वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये हमारा मेन टॉपिक है। बोहर्स के एटॉमिक मॉडल का हमें क्या फ़ायदा है, हमें क्या फ़ायदा, क्या कहाँ एप्लीकेबल है और हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन इससे लेनी है। ये असल में बोहर का एटॉमिक मॉडल हमें बताया जा रहा है, बताएगा हमें। तो हमें सबसे पहले थोड़ा बहुत अगर हमें ये मालूम हो जाए कि बोहर ने आखिर किया क्या है। बोहर का अगर हम देखना चाहते हैं कि अगर आप पूछते हैं कि डिफाइन बोहर्स एटॉमिक मॉडल, या पूछते हैं कि बोहर का एटॉमिक मॉडल व्हाट इज़ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो है क्या? एटॉमिक मॉडल वो है क्या? क्या है? एप्लीकेशन तो बात की बात है, पहले तो हमें पता तो चले कि बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या है। नील बोहर एक साइंटिस्ट है। उस साइंटिस्ट ने हमें क्या बताया है? हमें सबसे पहले ऑर्बिट का नाम बताया है। ऑर्बिट से हमें मुतारफ़ करवाया है कि ऑर्बिट क्या है। अकॉर्डिंग टू नील बोहर, ऑर्बिट उस जगह को कहते हैं, ऑर्बिट उस जगह को कहते हैं जिस जगह में इलेक्ट्रॉन मिलता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये देखिए, ये हो गया, ये जो जगह है। अब ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। और ये जो पूरी जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये ऐसा समझ लीजिए कि वो जो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल सकते हैं। तो इस जगह का नाम बोहर ने ऑर्बिट रखा है, और ये फर्स्ट टाइम इस जगह को नाम दिया गया था जो कि बोहर ने दिया है। दूसरा पॉइंट इसने हमें ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो गोल दायरे, फिक्स्ड और सर्कुलर पाथवे पे घूमते हैं। इनका जो रास्ता है वो फिक्स्ड भी है और वो क्या है? सर्कुलर भी है। बाद में पता चला कि नहीं, ये तो सर्कुलर नहीं है। उनके जो पाथवे हैं ये सर्कुलर नहीं है, और इनका जो है वो फिक्स्ड भी नहीं है, पाथवे फिक्स्ड भी नहीं है। तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया था हमें कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट ही में घूम रहा है, अपने ही शेल में घूम रहा है, अपने ही जगह पर है, कहीं ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो ये इस दौरान ना ये निदर emit
एनर्जी नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी। एब्जॉर्ब एनर्जी, ना ये एनर्जी को इमिट करता है, ना ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसने ये पॉइंट हमें बताया कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में घूम रहा है तो ये एनर्जी इमिट नहीं करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से जंप लगाना चाहता है अपने शेल में से, इसका अपना शेल ये है, अब ये चाह रहा है कि ये इस जगह से जंप लगा के इस जगह आ जाए, ये यहाँ से जंप लगा के यहाँ आ जाए। तब ये क्या करेगा? ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या करेगा? ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। अगर ये हायर ऑर्बिट में जाना चाहता है तो ये क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये हायर में था लेकिन ये चाहता है कि ये लोअर में आ जाए। अब ये लोअर में आना चाहता है। लोअर में आने के लिए अब ये क्या करेगा? अब ये एनर्जी इमिट कर देगा, एनर्जी इमिट करेगा। इमिट एनर्जी, ये अपनी एनर्जी इमिट कर देगा। ये पॉइंट इसने बताया। बोहर ने हमें एटॉमिक मॉडल के तौर पे ये पॉइंट भी बताया है। दूसरा पॉइंट फिर ये बताया कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास दो ऑर्बिट्स हैं, एक ऑर्बिट ये है, दूसरा ऑर्बिट ये है। अगर हम इसको E1 का नाम देते हैं और इसको E2 का नाम देते हैं, E1 न्यूक्लियस के करीब है, E2 न्यूक्लियस से दूर है। हम अगर इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में एनर्जी कितनी है, तो हमें सबसे पहले तो E1 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और फिर हमें E2 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। जब हमारे पास दोनों वैल्यूज होती हैं फिर हम इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है हम वो भी मालूम कर सकते हैं। वो क्या है? E2 माइनस E1। ये पॉइंट भी हमें बोहर के एटॉमिक मॉडल से मालूम हुआ है, हमें बताया जा रहा है। फिर हमें एक और पॉइंट भी बता रहा है। वो पॉइंट क्या है? वो ये है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मालूम करना चाहते हैं, एंगुलर मोमेंटम मालूम करना चाहते हैं तो आप इस फार्मूले की मदद ले सकते हैं। ये जो फार्मूला है इस फार्मूले की मदद आप ले सकते हैं, जिसमें H क्या है? H प्लैंक्स कांस्टेंट है और N जो है ये नंबर ऑफ शेल है और पाई की वैल्यू है, इसको पाई पढ़ते हैं, ये पाई पढ़ा जाता है। ये क्या है? ये बोहर के एटॉमिक मॉडल के पॉइंट्स हैं। बोहर के एटॉमिक मॉडल के ये पॉइंट्स हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया कि बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या है। बोहर के एटॉमिक मॉडल के मालूम होने के बाद फिर हमें एप्लीकेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल की तरफ आ जाते हैं। बोहर के एटॉमिक मॉडल के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। उन एप्लीकेशंस तो अब अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ या यूज़फुलनेस की बात कर रहा हूँ, यूज़फुलनेस
या एप्लीकेशंस, यूजफुलनेस या एप्लीकेशन। यूजफुलनेस या एप्लीकेशन, बोहर के एटॉमिक मॉडल के क्या यूजफुलनेस है और क्या एप्लीकेशंस है, करना क्या है, क्या इंफॉर्मेशन इसने हमें दिया है। बोहर ने हमें, बोहर के एटॉमिक मॉडल से हमें एप्लीकेशंस मिलती हैं। हमें एक तो ये एप्लीकेशन मिलती है कि इसने हमें कुछ डेरिवेशंस भी बना के दिए हैं। इसने हमें कुछ डेरिवेशंस भी बना के दिए हैं, कुछ फार्मूले बना के दिए हैं, डेरिवेशंस बना के दिए हैं, कुछ कैलकुलेशंस करके दिए हैं। इसने डेरिवेशंस भी बनाए हैं, फार्मूलेज भी बनाए हैं। इन केस डेरिवेशंस और फार्मूले की मदद से हम इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं। कैसी इंफॉर्मेशन हम हासिल कर रहे होते हैं? पहली इंफॉर्मेशन तो हम ये है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं हम? रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। हम एक ऑर्बिट की रेडिएशन, हम एक ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है और ये जगह यहाँ से लेकर, ये जो जगह है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस जगह को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। बोहर ने हमें अपने एटॉमिक मॉडल बताते वक्त इसने हमें फार्मूला बताया है। उस फार्मूले की मदद से हम एटम में कोई भी ऑर्बिट हो, उस ऑर्बिट का हम क्या बता सकते हैं? रेडियस बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? दूसरा पॉइंट इसने ये बताया हमें, क्या बताया? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में मौजूद है, उसके लिए फार्मूला मौजूद है। उस फार्मूले की मदद से हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में है, उसकी एनर्जी कितनी है? एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में है, तो उसकी एनर्जी कितनी है? बोहर ने हमें ये कैलकुलेट करके बताया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, तो करीब होने की वजह से इसकी जो एनर्जी है वो कम है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, दूसरे शेल में है, तो दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी पहले की निस्बत से ज़्यादा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में जा रहा है, तीसरे शेल में मौजूद है, हम उसके एनर्जी मालूम करना चाहते हैं, तो तीसरे शेल में है उसकी एनर्जी ग्रेटर है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन जो कि दूसरे शेल में मौजूद है या जो कि पहले शेल में मौजूद है। तो हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम मालूम कर सकते हैं इसके बोहर के एटॉमिक मॉडल की मदद से। हम इसी तरह अगर हम यहाँ देखते हैं, हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि एनर्जी डिफरेंस किसके एनर्जी डिफरेंस? ऑफ ऑर्बिट्स का एनर्जी डिफरेंस भी हम मालूम कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है E2 में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन E1 में है। हम इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। इसने भी हमें डिफरेंट किस्म के क्या दिए हैं? फार्मूले दिए हुए हैं। तो इन फार्मूलों की मदद से हम
एनर्जी डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट इसने हमें ये बताया कि हाँ, इसके बोहर के एटॉमिक मॉडल की मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब देखें फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ। असल में इलेक्ट्रॉन चूंकि जब मूव करता है तो वेव की तरह मूव करता है। एक साइंटिस्ट है, उसका नाम डी ब्रोगली है। डी ब्रोगली ने हमें ये बताया है कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब वेव की तरह मूव करते हैं, वेव की तरह होते हैं। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जो साइज़ में बड़े हैं, उनका जो वेवलेंथ है वो इतना छोटा होता है कि हम उनकी वेव कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस वजह से बड़े ऑब्जेक्ट्स अगर मूव कर रहे हैं तो वो हमें वेव का पता नहीं चलता है कि ये वेव की शक्ल में मूव कर रहा है। उसकी वजह यह है कि उसके जो वेव लेंथ है वो बहुत छोटी होती है। लेकिन अगर पार्टिकल जितना छोटा होता है तो वो वेव की शक्ल में उसकी जो वेव लेंथ है वो ग्रेटर होना शुरू हो जाती है। उसके ग्रेटर होने की वजह से हम उसका वेव लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा तो हम यही पढ़ेंगे, यही समझेंगे, यही बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन वेव की शक्ल में मूव कर रहा है। तो हम एक इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग, कहाँ से, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पर सेकेंड। एक सेकंड में कितने वेव्स गुजर रहे हैं हम ये भी मालूम कर सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि हम इसके भी हमें फार्मूले दिए हैं। तो जितनी एनर्जी, किसी वेव की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, किसी वेव की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी ग्रेटर है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी कम है। तो अगर हम पहले शेल की फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन के वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहते हैं, तो पहले शेल की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी, वो क्योंकि पहले शेल की एनर्जी कम है इसलिए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर आएगी। लेकिन अगर हम आखिरी शेल की जो फ्रीक्वेंसी मालूम करने जा रहे हैं, अगर हम वो मालूम करते हैं तो आखिरी शेल की एनर्जी चूँकि ग्रेटर है इस वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी कम आएगी। तो ये सारे कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी का है या ज़्यादा एनर्जी का है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम मालूम कर सकते हैं इसके मॉडल से। इसी तरह इसके मॉडल से हम वेवलेंथ भी मालूम कर सकते हैं। वेवलेंथ भी हम मालूम कर सकते हैं। वेवलेंथ, इस वेव की वेवलेंथ भी मालूम कर सकते हैं। वेवलेंथ आपको मालूम है, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है तो फिर वेवलेंथ भी कम है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वेव्स गुजर रहे हैं पर सेकेंड, ज़्यादा वेव्स गुजर रहे हैं पर सेकेंड, तो हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्रेटर है। जब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है तो वेव लेंथ जो है, फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर है तो वेव लेंथ कम है, वेव लेंथ जो है वो कम है। देखिए हम यहाँ से अगर मैं ये लिखता हूँ, ये एक वेव अगर मैं लिखता हूँ, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है
ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। तो हम बोहर के एटॉमिक मॉडल की मदद से हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि इसका क्या होता है, किस तरह हम ये चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसके बोहर के एटॉमिक मॉडल से बोहर ने हमें एक और बात भी बताई है, वो ये है कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम इसने बताया है। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बताया है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बताया है। आप अगर कहते हैं कि अब ये स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है? स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम जिसको हमने देखा है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो स्पेक्ट्रम की अगर एक मिसाल, एग्जाम्पल आपको चाहिए तो रेनबो स्पेक्ट्रम है। तो क्या है? रेनबो जो है ये स्पेक्ट्रम है। कलर्स का जो बैंड है वो क्या कहलाता है? वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम हमारे पास दो किस्म की होती हैं। ये मैं इससे रिलेटेड बात आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये पॉइंट, स्पेक्ट्रम का पॉइंट आसानी से समझ में आ जाए। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये दो किस्म के होते हैं। एक को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, दूसरे को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम है। जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है वो लाइट के लिए है। ये जो उसकी एक एग्जांपल रेनबो है, ये जो है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। लाइन स्पेक्ट्रम जो है, लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ये हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ये बोहर ने बता के दिया है। बोहर ने हमें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम्स बना के दिए हैं, बताए हैं, स्पेक्ट्रम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है। ये भी बोहर ने किया है। बोहर ने सिर्फ हाइड्रोजन का नहीं बताया, बल्कि इसने स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स का भी बताया है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अब हाइड्रोजन कैसा है? अगर हम एटम की बात करते हैं, इस वक्त मैं आपको आसानी से समझाने के लिए यहाँ एटम की बात कर रहा हूँ। ये एटम है, इसमें एक प्रोटॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, अब इसको कहते हैं हाइड्रोजन एटम। अब अगर मैं यहाँ आता हूँ, कहाँ? लिथियम की तरफ आता हूँ। लिथियम की तरफ आता हूँ। लिथियम में 3 प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन अपनी जगह पर मौजूद हैं। हमें न्यूट्रॉन की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। यहाँ पहला शेल है ये, और ये दूसरा शेल है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है। ये लिथियम के लिए है। अब हम लिथियम को हाइड्रोजन लाइक बनाना चाह रहे हैं। लिथियम को हाइड्रोजन लाइक बनाना चाह रहे हैं तो क्या करना होगा? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने शेल से? 1 शेल से। तो अब हमने लिथियम में से क्या करना होगा? इस इलेक्ट्रॉन को भी निकालना होगा, इस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को भी निकालना होगा। तो इसको निकालने की वजह से अब ये देखें, ये क्या बनेगा? ये जो बनेगा ये जो है ये ऐसा होगा, ऐसा। ये ऐसा होगा। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए हैं
तो फिर इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो बना है ये क्या है? ये हाइड्रोजन लाइक। तो इस बोहर ने हमें हाइड्रोजन का भी स्पेक्ट्रम बना के दिया है और हाइड्रोजन लाइक एटम का भी स्पेक्ट्रम बना के दिया है। ये लिथियम की एग्जांपल हम ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि बेरिलियम, हीलियम ये सब है, तो देखें यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ हीलियम की तरफ, अगर मैं आ गया हीलियम, ये हीलियम है, ये हीलियम है। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं। मैं न्यूट्रॉन नहीं बना रहा हूँ इस वक्त में, चूँकि आपको न्यूट्रॉन समझाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे तो कुछ और समझा रहा हूँ कि हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन लाइक। अब ये देखो, ये हीलियम का स्ट्रक्चर है। हीलियम में 2 क्या मौजूद है? 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब क्या करते हैं हम? अब हम जो है यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चूंकि निकाल दिया, इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो हीलियम है इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन की तरह, ये हाइड्रोजन की तरह। तो बोहर ने हमें हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन का भी स्पेक्ट्रम बना के दिया है, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स का भी स्पेक्ट्रम बना के दिया है। एक और की एग्जांपल देख लेते हैं। बेरिलियम है, बेरिलियम है। बेरिलियम में देखें कितने हैं? 4 प्रोटॉन हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल में आ गए हैं और जो मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ हैं? वो दूसरे शेल में हैं। ये दूसरा शेल है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है। अब इस दूसरे शेल में से हमने इस दूसरे को भी, बेरिलियम को भी हाइड्रोजन लाइक बनाना है, तो क्या करते हैं? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देते हैं, बेरिलियम में से। तो जब 3 निकाल दिया, कितने बच गए? 1 बच गया, ये 1, ये 1, तो ये हो गया है बेरिलियम। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 2 3 निकाल दिया, तो इसको भी जो है बेरिलियम लाइक कहते हैं। इसलिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हाइड्रोजन लाइक, इसको भी जो है ना हाइड्रोजन लाइक कहते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन लाइक लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूँगा? यहाँ पे लिथियम लिखूँगा, 2 पॉजिटिव चार्ज लिखूँगा, हीलियम लिखूँगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज लिखूँगा, बेरिलियम अगर लिखूँगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज लिख दूँगा। तो ये जो काम है ये सारे बोहर ने हमें, ये स्पेक्ट्रम्स भी हमें बोहर ने इस तरह बना के दिए हैं। और इसके अलावा बोहर ने हमें ये भी बताया है कि एक एटम कब तक स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम इसने बना के बताया है। और इसके साथ आयोनाइजेशन एनर्जी बताया है, आयोनाइजेशन एनर्जी इसने हमें बताया है, आयोनाइजेशन एनर्जी। बोहर के एटॉमिक मॉडल से हमें स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन कब तक स्टेबल होता है, कब अनस्टेबल हो जाता है, कितनी एनर्जी देने के बाद ये अनस्टेबल हो जाता है। ये भी जो है हमें बोहर के, क्योंकि बोहर ने क्या किया है, बोहर ने एक एक्सपेरिमेंट किया है जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाला हूँ। वो ये है कि बोहर ने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन हाइड्रोजन में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स
इसने हमें बताए हैं कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होते हैं। इसका क्या मतलब बनता है? इसका ये मतलब है, अगर आप समझना चाह रहे हैं आसानी से, मैं आपको अपनी तरफ से आसान करके समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये पहले शेल में घूम रहा है, ये पहले शेल में घूम रहा है। बोहर ने इसको एनर्जी दे दी। एनर्जी देने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल की तरफ चला गया। फिर एनर्जी दे दी गई, दूसरे शेल की तरफ चला गया। फिर एनर्जी दे दी गई तो ये तीसरे शेल की तरफ चला गया, तीसरे की तरफ। फिर एनर्जी दे दी गई, तब ये चौथे की तरफ चला गया, और एनर्जी देती गई। एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, देखिए एनर्जी दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7। बोहर के एटॉमिक मॉडल के दौरान, बोहर के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, बोहर ने हमें ये बताया कि हाइड्रोजन में कितने ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं। एनर्जी देता रहा तो शेल पहले से दूसरे में चला गया, फिर शेल इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे शेल में चला गया, दूसरे से तीसरे में, 7वें तक चला गया। 7वें के बाद जब इसी को मज़ीद एनर्जी दी गई तो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से स्केप हो गया, इलेक्ट्रॉन स्केप हो गया। यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकल गया। अब इससे ये पता चल रहा है कि एक हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी, ये देखिए आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove, the energy required to remove valence electron, आयनाइजेशन एनर्जी को अब बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं। सो द एनर्जी, अब देखें इस हाइड्रोजन में इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, आता रहा। जब 7वें तक पहुँचा उस वक्त तक तो ये शेल के सराउंडिंग ही में रहा, ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग ही में रहा। लेकिन जो ही 7वें के बाद जो है ये फिर स्केप हो गया, रिमूव हो गया। अब इस रिमूव्ड एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इस तरीके से हमें ये भी बता दिया गया कि हाइड्रोजन में कितने ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं और एक हाइड्रोजन के एटम कब तक स्टेबल रह सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बोहर के एटॉमिक मॉडल से मिल रही है। तो आज का जो टॉपिक रहा है वो है एप्लीकेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने पहले तो बोहर एटॉमिक मॉडल किसे कहते हैं, ऑर्बिट के बारे में बताया कि फिक्स्ड और सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, और ये भी बताया कि वो जगह जहाँ पे ये घूम रहे होते हैं उसको ऑर्बिट कहते हैं। फिर ये भी बताया कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में घूम रहा है इस दौरान कोई एनर्जी ना एमिट होती है, ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन है एक शेल से दूसरे शेल में जाना चाह रहा है तो उसको जाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। नीचे वापस आना चाहता है तो उसके एनर्जी एमिट करेगा। और एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी इसने बताया कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मालूम करना चाहते हैं तो एंगुलर मोमेंटम को मालूम करने के लिए
आपने फार्मूला यूज़ करना है। एक्चुअली ये बेस बनाना था। हमारा जो टॉपिक है यूज़फुलनेस या एप्लीकेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, यूज़फुलनेस अब एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये हमारा टॉपिक है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये जो है ये बोहर ने बहुत काम किया है, बहुत सारे डेरिवेशंस मालूम किए हैं, बहुत सारे फार्मूलेज मालूम किए हैं और उनकी मदद से हमें बोहर ऑर्बिट, बोहर रेडियस मालूम कर सकते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस है ये मालूम कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम कर सकते हैं, डिफरेंस कितना है हम ये बता सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होती है, वेवलेंथ क्या है, और साथ में इसने हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम के बारे में भी बताया, क्योंकि बोहर ने जो काम किया है वो हाइड्रोजन एटम पर काम किया है। तो इस वजह से हम ये यहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं कि जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, रेनबो को स्पेक्ट्रम कहते हैं। रेनबो स्पेक्ट्रम की किस्म है, उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। दूसरा जो स्पेक्ट्रम है उसको लाइम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब एक एटम को हम गर्म कर देते हैं, एटम को हम हीट दे रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जब वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, तो ग्राउंड स्टेट में जब ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर क्या है, फिर एनर्जी इमिट करता है। इस एनर्जी के इमिट करने की वजह से जो स्पेक्ट्रम बनता है उस स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम इस यहाँ ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा रिलेटेड नहीं है, सिर्फ इतना बताना था कि स्पेक्ट्रम क्या है। बोहर ने एक तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी बताया और साथ में हाइड्रोजन लाइक एटम्स का भी स्पेक्ट्रम बताया। अब हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन के एटम में एक क्या मौजूद है, एक प्रोटॉन मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लिथियम को हाइड्रोजन जैसा बनाना है तो लिथियम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं इन सबको निकालना होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना होगा। तो ये जो लिथियम में जो 2 पॉजिटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन लाइक हो गया। इसी तरह जो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हाइड्रोजन लाइक बनाना है तो इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। और बेरिलियम है, इसको भी हाइड्रोजन लाइक बनाना है तो इसमें से भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो ये बेरिलियम लाइक हो जाता है। इसलिए ये जो एटम है जो जिसको हीलियम पॉजिटिव चार्ज है, लिथियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, बेरिलियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इनके भी बोहर ने हमें स्पेक्ट्रम बना के दिया है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी बोहर ने बताया है। आयनाइजेशन एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो किसी भी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत है उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एटम की स्टेबिलिटी और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इस एक डायग्राम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि ये हाइड्रोजन है, इसमें एक शेल है, बोहर ने इसको दूसरे शेल में ले गया एनर्जी दे के, फिर तीसरे शेल में ले गया, फिर इस तरह 7वें शेल तक ये लेता गया और फिर देखा कि 7वें शेल के बाद 8वां शेल नहीं है, इलेक्ट्रॉन ने 8वां शेल नहीं बनाया। इससे एक ये बात सामने आई कि एटम में 7 शेल्स होते हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा एटम जो आज तक डिस्कवर हुआ है उसमें 7 शेल्स मौजूद है, 7 ऑर्बिट्स मौजूद हैं। तो ये 7 ऑर्बिट्स के बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो इस एनर्जी जिस एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और ये एटम कब तक स्टेबल हो सकता है, कब तक स्टेबल रह सकता है, जब तक हम इसको यहाँ से निकाल नहीं देते हैं। तो जो अमाउंट इसको रिक्वायर्ड है उस अमाउंट से हमें स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में पता चलता है।
और साथ में हाइड्रोजन में कितने ऑर्बिट्स होते हैं इनके बारे में भी ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही हैं। तो ये आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फिर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।